देखिए वर्ड क्या है, एम्बल। एम्बल होता है धीरे से चलना या टहलना, टू वॉक एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस। इसके लिए हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोल जिसका मतलब होता है सैर, सॉन्टर, सॉन्टर भी होता है सैर, वॉन्डर भटकना होता है, मियांडर यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इसे आप नहीं रखो, ठीक है। मियांडर कुछ ऐसे होता है, घुमावदार तरीके से मूव करते जाना। ये अक्सर रिवर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और रिवर्स अगर आपने पढ़ा हो तो मियांडर्स क्रिएट भी करती हैं, मतलब वो इतना घूम जाती हैं कि उनका एक हिस्सा रिवर से, मेन रिवर से अलग हो जाता है, रिवर सीधी चली जाती है, सीधी चली जाती है। पहले ये ऐसे थी, फिर ये जॉइन हो गया और रिवर सीधी हो गई और मियांडर अलग हो गया। मियांडर जो होती है वो एक वाटर बॉडी होती है, तो उसका चलने फिरने से थोड़ा कम लेना देना है, तो आप यहाँ नहीं डालिए इसे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दे एम्बल्ड अलॉन्ग द बीच एट सनसेट। सनसेट के दौरान वे बीच के अलॉन्ग एम्बल कर रहे थे, मतलब चल रहे थे। वी टुक अ रिलैक्सिंग स्ट्रोल इन द पार्क। हम रिलैक्स करने के लिए सैर पर गए पार्क में। ही सॉन्टर्ड इन टू द रूम कॉन्फिडेंटली। वह रूम में कॉन्फिडेंटली चलते हुए आया। ओके। टूरिस्ट वॉन्डर्ड थ्रू द ओल्ड सिटी स्ट्रीट्स। जो सैलानी थे वे सिटी स्ट्रीट्स यानी गलियों में भटक रहे थे। अगला वर्ड है एम्बुश। एम्बुश होता है अचानक से कोई हमला हो जाए, छुप करके कोई हमला कर दे। अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजिशन। इसको ट्रैप, असॉल्ट या अटैक का नाम भी दे सकते हैं। द सोल्जर्स वर कॉट इन एन एम्बुश। सोल्जर्स को एक एम्बुश में उन्होंने अपने आप को पाया, ठीक है, अचानक से उन पर हमला हो गया। द हंटर्स सेट अ ट्रैप फॉर द वाइल्ड एनिमल। जंगली जानवरों के लिए जो शिकारी थे उन्होंने एक ट्रैप लगाया, ठीक है, अचानक से उनको छुप करके उन्हें पकड़ा गया ना, घात लगाई गई। पायरेट्स प्लान एन असॉल्ट ऑन द शिप। पायरेट्स कौन होते हैं? डाकू। उन्होंने दूसरी शिप पर असॉल्ट प्लान किया, हाँ, अचानक से वो छुपकर हमला करने वाले थे। द एनिमी प्रिपेयर टू अटैक द फोर्ट। जो दुश्मन लोग थे उन्होंने फोर्ट को हमला करने के लिए प्रिपेयर किया। अगला वर्ड है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट होता है सुधारना या बेहतर बनाना, पहले से कम करना किसी बुरी स्थिति को। टू मेक समथिंग बेटर, इम्प्रूव अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इम्प्रूव आ गया एक, तो एनहांस आ गया। एनहांस होता है किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना, ठीक है, एनहांस करना। ईज़ करना मतलब कोई बुरी स्थिति है उसे आसान बना रहे हैं, ईज़ कर रहे हैं। सेम ही रिलीव हो गया, किसी चीज़ को रिलीव कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू अमेलियोरेट पॉवर्टी। गरीबी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है कदम उठाए। अमेलियोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाए। ये आपको फ्रेज़ काफ़ी देखने को मिलता है, अमेलियोरेट पॉवर्टी। एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव योर हेल्थ। एक्सरसाइज जो है आपकी हेल्थ की बुरी स्थिति को अमेलियोरेट कर सकती है यानी इम्प्रूव कर सकती है। न्यू पॉलिसीज़ एनहांस्ड वर्क प्लेस सेफ्टी। नई कुछ ऐसी पॉलिसी आई हैं जिससे वर्क प्लेस की सेफ्टी, वहाँ आपकी सुरक्षा को एनहांस किया गया है। पहले थोड़ी ख़राब थी, अब अच्छी हो गई हैं, ठीक है। मेडिसिन्स ईज्ड हिज सफरिंग। ये भी कुछ ऐसा ही हो गया कि जो दवाइयाँ हैं उससे आपकी जो पीड़ा है वह ईज़ हो गई। ईज़ क्या होता है? अब आपको ईजी महसूस हो रहा है, हाँ, आपके लिए वो आसान हो गया झेलना, तो पहले इससे बेहतर हो गई, अमेलियोरेट हो गई। द रिलीफ एफर्ट्स हेल्प रिलीव द विक्टिम्स पेन। जो भी पीड़ित थे उनका जो दर्द था उसे ठीक करने में रिलीफ एफर्ट काम आए, ठीक है। रिलीफ एफर्ट कोई प्रोग्राम हो सकता है, जैसे बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए आप रिलीफ एफर्ट करते हैं, रिलीफ प्रोग्राम चलाते हैं ना। चलिए, अमेंड क्या होता है? संशोधित करना या सुधार करना। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन होते हैं ना, तो वो क्या हो रहा है? पहले से स्थिति को बेहतर कर रहे हैं। टू मेक चेंजेस टू करेक्ट और इम्प्रूव समथिंग, स्पेशली अ डॉक्यूमेंट और लॉ, ठीक है जी। किसी पहले से एग्जिस्ट करते हुए लॉ को, डॉक्यूमेंट को ठीक करना, उसे करेक्ट करना, इम्प्रूव करना, वो होता है अमेंड करना। मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई पहले से बदल दिया। रिवाइज हो गया, रिवाइज क्या हो गया? जो पहले था उसको फिर पढ़ा है, फिर उसको सुधारा है। इम्प्रूव हो गया और रेक्टिफाई हो गया। रेक्टिफाई अच्छा वर्ड है, पहले से बेहतर करना ही रेक्टिफाई होता है। द कमिटी डिसाइडेड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने अभी बोला, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है ना, तो कमेटी ने यही डिसीजन लिया। द टेलर मॉडिफाइड द ड्रेस टू फिट प्रॉपरली। टेलर के पास आप गए, ड्रेस को मॉडिफाई करा लिया। ये हमने ऑल्टर में भी देखा था, ठीक है। ऑल्टर, ऑल्टर भी होता है बदलना, चेंज करना। द रिपोर्ट वॉज रिवाइज्ड फॉर एक्यूरेसी। रिपोर्ट को रिवाइज किया गया ताकि उसमें देखा जाए कोई गलती तो नहीं है, अगर थी तो उसे सुधार दिया गया, रिवाइज कर दिया गया। स्टेप्स वर टेकन टू इम्प्रूव द स्कूल सिस्टम। स्कूल में जो भी चल रहा था ना उसको ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, ओके। ही ट्राई टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक्स। वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था।
अगला है एमिएबल, एमिएबल फ्रेंडली प्लेजेंट गुड नेचर्ड। ये हमने एग्जैक्ट वर्ड कहाँ देखा है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस में, फ्रेंडली प्लेजेंट एंड गुड नेचर्ड। मैत्रीपूर्ण स्नेही मिलनसार, फ्रेंडली प्लेजेंट एफेबल एंड काइंड, फ्रेंडली प्लेजेंट एफेबल एंड काइंड। शी इज़ एन एमिएबल होस्ट हु मेक्स एवरीवन कंफर्टेबल। वह एक फ्रेंडली होस्ट हैं जिससे अभी सभी लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। द फ्रेंडली डॉग ग्रीटेड एवरीवन एट द पार्क। पार्क में गए और जो एक फ्रेंडली डॉग था ना वो सभी को ग्रीट कर रहा था, है ना, मित्रतापूर्ण था वो काफ़ी। ही हैज़ अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी दैट अट्रैक्ट्स पीपल। उनकी पर्सनैलिटी ही मिलनसार है, प्लेजेंट है, ठीक है जी, उनसे मिलकर सबको अच्छा लगता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है प्लेजेंट ना, एक्चुअली एमिएबल से बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं, कोई फ्रेंडली होता है ना तो वो प्लेजेंट होता है ना। प्लेजेंट क्या, जिससे आपको प्लीज़ महसूस हो, जिससे आपको मिलकर के प्लीज़ महसूस हो। प्लीज़ क्या होता है, अच्छा महसूस होना, है ना। द एफेबल टीचर वॉज लव्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स। कोई ऐसा टीचर जो फ्रेंडली होगा, एफेबल होगा, वो तो सभी का प्रिय होगा ना। तो एफेबल टीचर इज़ एमिएबल टीचर इज़ फ्रेंडली टीचर। काइंड पीपल मेक द वर्ल्ड बेटर। जो बेहतर लोग हैं, एमिएबल लोग हैं, वे दुनिया को अच्छा बनाते हैं। एमिकेबल क्या है, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पीसफुल। तो ये मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और संघर्ष रहित। फ्रेंडली, हारमोनियस, कॉर्डियल एंड पीसेबल। देखिए ये वर्ड सिर्फ स्थिति अलग है तो इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ दो लोगों के बीच में जो है वो एमिकेबल रिलेशंस हो सकते हैं, दो देशों के बीच में। एमिएबल थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। चलिए, दे रीच्ड एन एमिकेबल सेटलमेंट। जो भी उनके बीच में लड़ाई झगड़ा था उसको ख़त्म करते हुए वे एक फ्रेंडली सेटलमेंट तक पहुँचे, एमिकेबल सेटलमेंट तक पहुँचे, ठीक है। मैत्रीपूर्ण उनके बीच में रिलेशन अब हो गए हैं। द फ्रेंडली नेबर्स ऑफन हेल्प ईच अदर। जो लोग आपस में फ्रेंडली होते हैं ना, पड़ोसी लोग, वह एक दूसरे की मदद करते ही हैं ना। द मीटिंग वॉज हारमोनियस एंड प्रोडक्टिव। मीटिंग जो थी वह हारमोनियस रही। हारमोनियस होता है एक्चुअली हारमोनी का बना रहना, मतलब खुशहाली बना रहना दो लोगों के बीच में, तो उसको आप एमिकेबल कंडीशन कह सकते हैं। ही गेव अ कॉर्डियल ग्रीटिंग टू द ऑल गेस्ट्स। उन्होंने सभी गेस्ट्स को कॉर्डियल ग्रीटिंग दी। कॉर्डियल और हारमोनियस कुछ कुछ सेम होता है, ठीक है। द पीसेबल सोल्यूशन एंडेड द डिस्प्यूट। पीसेबल मतलब शांति बनाए रखने योग्य। कोई अगर रिजोल्यूशन आया है, कोई अगर लॉ आ गया है तो वो डिस्प्यूट को एंड कर देगा, है ना। डिस्प्यूट क्या होता है, जो भी लड़ाई झगड़ा है वो शांति से ख़त्म हो गया। अब जो कंडीशन है वो एमिकेबल है, ओके। चलिए, अगला है एमिटी। एमिटी मैत्री, सौहार्द और मित्रता। तीनों ही वर्ड कुछ कुछ मिलते जुलते हैं ना। अ फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और नेशंस इज एमिटी। लोगों के बीच में जो अच्छा रिलेशन, प्यार भरा रिलेशन होता है उसको आप एमिटी कह सकते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप, हार्मनी, गुडविल, फेलोशिप। फ्रेंडशिप, हार्मनी, गुडविल, फेलोशिप। द कंट्रीज मेंटेन लॉन्ग स्टैंडर्ड एमिटी। जो कंट्रीज थी, देश थे, उनके बीच में लंबे समय से चलती आ रही मित्रता थी, मैत्री थी, एमिटी थी। जैसे हमारी भूटान के साथ है ना, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एमिटी है हमारे बीच में। देयर रिलेशनशिप लास्टेड फॉर डेकेड्स। उनका जो रिलेशनशिप, सॉरी फ्रेंडशिप, उनकी जो दोस्ती थी वह दशकों तक चली। डेकेड्स यानी एक 10 साल का पीरियड, दशक। हारमनी अमंग टीम मेंबर्स इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर लोगों के बीच में, टीम मेंबर्स के बीच में हारमनी होगी, मित्रता होगी और खुशहाली बनी रहेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, सब लोग खुशी खुशी काम करेंगे। ही एक्टेड विद गुडविल टूवर्ड हिज कलीग। वह अपने कलीग्स की तरफ गुडविल के साथ में एक्ट करता है, मतलब उसके जो विचार हैं वो मैत्रीपूर्ण हैं, कोई उसके बीच में मन में हॉस्टिलिटी नहीं है, गुडविल है, अच्छा भाव है। फेलोशिप इन कम्युनिटी, फेलोशिप इन द कम्युनिटी स्ट्रेंथेंड बॉन्ड। कम्युनिटी में सभी लोगों के बीच में फेलोशिप है, मतलब वो एक ही चीज़ के फेलो हैं। फेलो क्या होते हैं, साथी होते हैं ना, तो वो फेलोशिप जो है ना उससे उनका बॉन्ड मजबूत हो गया। एमनेसिया क्या है, एमनेसिया है ना एक याददाश्त खो जाने वाली बीमारी है, ये मेडिकल कंडीशन है एक्चुअली। अ पार्शियल एंड टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेसिया अक्सर ओल्ड एज में जाके होता है ना। देखिए 3 वर्ड यहाँ बोले गए हैं, फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूल जाने की एक जो बीमारी है वो फॉरगेटफुलनेस। ओब्लीवियन, ओब्लीवियन होता है कि आप चीज़ों से अनजान हो गए हैं, ओब्लीवियन हो गया आपके लिए कुछ, यानी अनजान हो गए हैं आप। लैप्स,
लैप्स होता है किसी चीज़ का लुप्त हो जाना, तो यहाँ पे याददाश्त का लुप्त हो रहे हैं, है ना। ही सफ़र्ड फ्रॉम एमनीशिया आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद वह याददाश्त भूल गए, एमनीशिया से सफ़र कर रहे हैं। हर फॉरगेटफुलनेस कॉज्ड डिले, ऑफन कॉज डिले, उनका जो भूलने की बीमारी थी ना उससे अक्सर लेट हो जाया करता था सब कुछ। टाइम सीम लाइक ओब्लिवियन इन हर माइंड, उनके दिमाग में जो समय था ना, समय का जो आइडिया था वह ओब्लिवियन था, मतलब वो भूल जाती थी क्या ही समय चल रहा है, कहाँ वो बैठी हैं, तो ओब्लिवियन था यह आइडिया। क्या ओब्लिवियन का क्या मतलब हुआ कि वो भूल चुकी हैं, याददाश्त में ही नहीं है कि समय क्या चल रहा होगा। हाँ, ओब्लिवियन था। ही हैड अ लैप्स इन रिमेंबरिंग द मीटिंग। देखिए ये वर्ड नॉर्मली ना और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको डेटा मिलता है एक दिन का 1.5 GB, और आप उसे यूज़ नहीं करते हैं, आपने सिर्फ 0.5 GB यूज़ किया, 0.5 GB तो यूज़ हो गया, बाकी बचा हुआ 1 GB जो है ना वो लैप्स हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है जी। लैप्स इन रिमेंबरिंग द मीटिंग, उन्हें लैप्स महसूस होता है, मतलब गायब हो जाती है वो चीज़, क्या, याद करने में। चलिए, एमनीशिया हमने देख लिया है। अगला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी जो है वो माफ़ी, दंड मुक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर्मल पार्डन ग्रांटेड टू ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस। कोई ऐसा ऑफेंस हो गया है जिसमें देश के नेता इन्वॉल्व हैं, हाँ, तो वहाँ पे एमनेस्टी चलती है, वहाँ जो माफ़ी दी जाती है ना उसको एमनेस्टी बोलते हैं। आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का तो नाम सुना ही होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो माफ़ी पर काम करती है, जो प्रिजनर्स हैं ना उनको रिहा कराती है। तो इसके लिए पार्डन बोल सकते हैं, फॉरगिवनेस बोल सकते हैं, और रिप्रीव और क्लेमेंसी, ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं, इन्हें याद रख लीजिए। रिप्रीव और क्लेमेंसी ये हम बाद में भी देखेंगे। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, मतलब मान लीजिए समुद्री रास्ते से कोई लोग गलती से, मछुआरे वगैरह श्रीलंका से हमारे देश में आ गए हैं, तो वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बन जाएंगे भाई यहाँ पे। अब उन्हें छोड़ना हमारे देश के किसी नेता का या किसी पुलिस वाले का काम नहीं है, अब ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने उन्हें एमनेस्टी प्रदान कर दी, क्षमा बोल दिया कि हाँ जाओ अपने देश जाओ। द किंग ग्रांटेड अ पार्डन टू द रेबल्स, जो विद्रोही लोग थे उन्हें किंग ने पार्डन ग्रांट कर दिया, मतलब क्षमा दे दी। शी आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम हर फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्तों को उन्हें माफ़ करने के लिए बोला। द प्रिजनर रिसीव्ड अ रिप्रीव ड्यू टू गुड बिहेवियर, जो कैदी था वो सालों तक बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था लोगों के साथ, तो उन्हें रिप्रीव मिल गया। ही रिसीव्ड अ रिप्रीव, रिप्रीव। क्लेमेंसी वॉज ग्रांटेड इन केसेस ऑफ माइनर केसेस, माइनर क्राइम्स, छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं ना उसमें क्षमा कर दिया जाता है, क्लेमेंसी प्रदान कर दी जाती है। ए मॉरल क्या है? अनैतिक, नैतिकता से रहित या नैतिकता से परे, लैकिंग मॉरल सेंस, नीदर मॉरल नॉ इमॉरल, अनएथिकल, इमॉरल, अनप्रिंसिपल्ड और नॉन मॉरल। काफ़ी ईजी हैं, एथिकल ना होना, मॉरल ना होना। ए मॉरल इमॉरल तो मॉरल से ही बना है ना, अनप्रिंसिपल्ड मतलब अपने कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, प्रिंसिपल्स ही नहीं है, नॉन मॉरल फिर मॉरल से आ गया है। चलिए, हिज एक्शन वर ए मॉरल केयरिंग अबाउट रिजल्ट्स, उनके जो एक्शन थे ना वो सिर्फ अपने रिजल्ट के बारे में सोचते थे कि क्या होगा, काफ़ी ए मॉरल थे, दूसरे लोगों को चाहे कितना भी नुकसान हो। अनएथिकल बिहेवियर कैन हार्म सोसाइटी, लोगों के अंदर जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, वो अनएथिकल बिहेव करते हैं ना, एथिक्स की कमी होती है उनके अंदर, शिष्टाचार की कमी होती है, तो उस तरह का बिहेवियर जो है पूरे के पूरे समाज को हार्म करता है। द कैरेक्टर इन द स्टोरी वॉज इमोरल, स्टोरी के अंदर जो भी कैरेक्टर था वह इमोरल था, उसमें नैतिकता की कमी थी। ही लिव्ड एन अनप्रिंसिपल्ड लाइफ ऑफ डिसीट, डिसीट क्या है? धोखाधड़ी। उनका क्या है ज़िंदगी में, क्या विचारधारा है कि वो उनके कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो धोखाधड़ी में विश्वास रखते हैं। नॉन मॉरल डिसीजंस आर मेड प्योरली फॉर प्रैक्टिकलिटी, जिन डिसीजंस में मोरालिटी को, नैतिकता को जगह नहीं दी गई है, तो वो तो पूरी तरह से प्रैक्टिकल ही सोच है, कोई इमोशनली सोच ही नहीं रहा, ये बंदा इसका सोच ही नहीं रहा, सीढ़ी को काट दे रहा है, हाँ, तो ये नॉन मॉरल डिसीजन है इसका। एम्पलीफाई होता है बढ़ाना, तीव्र करना, जोर देना। टू इंक्रीज द वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, टू मेक लार्ज, ज़्यादातर ये साउंड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया बढ़ाना, एनहांस भी हो गया, मैग्नीफाई होता है छोटे से बड़ा करना, बूस्ट भी होता है बढ़ाना। द स्पीकर यूज्ड अ माइक्रोफोन टू एम्पलीफाई हिज वॉइस, जो स्पीकर थे उन्होंने
अपनी वॉइस को एम्पलीफाई करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। देखिए एक वेव इतनी छोटी है, अगर ये एम्पलीफाई हो जाती है तो ये बड़ी हो जाती है। अब हमें ये सुनने में तेज़ लगेगी, ठीक है। जो साउंड होती है वो वेव फॉर्म में होती है। चलिए, एम्पलीफाई क्या हो गया, बढ़ाना हो गया। दे इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ फॉर बेटर रिसेप्शन। उन्होंने सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का निर्णय लिया क्योंकि उनका रिसेप्शन कम था, अच्छा नहीं था। अब अच्छा होगा। रिसेप्शन का क्या मतलब हुआ, द वे दे आर रिसीविंग द सिग्नल, वो सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, उसका रिसेप्शन हो रहा है। तो वो बेटर रिसेप्शन करने के लिए उन्होंने सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। द आर्टिस्ट एनहांस द कलर्स इन द पेंटिंग। जो कलाकार थे उन्होंने अपनी पेंटिंग में कलर्स को बढ़ावा दिया, एनहांस किया। द लेंस मैग्नीफाइड द इमेज क्लियरली। मैग्नीफिकेशन एक्चुअली लेंस का ही होता है। लेंस जो होता है उससे जो भी इमेज बनती है पहले इतनी थी और अब थोड़ी बड़ी बनने लगी है, इमेज मैग्नीफाई हो गई है। ये जो मैग्नीफाई हुआ ये यहीं से आया वर्ड। तो लेंस का इस्तेमाल हुआ ताकि इमेज को क्लियरली मैग्नीफाई किया जा सके। एक्सरसाइज कैन बूस्ट योर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल को अगर आपको एम्पलीफाई करना है, बूस्ट करना है, तो आप एक्सरसाइज करिए। देखिए वर्ड क्या है, एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट क्या होता है, अंग को काट देना। ऐसा अक्सर सर्जिकली किया जाता है, ऑपरेशन से किया जाता है। टू सर्जिकली रिमूव अ लिम्ब और पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी पार्ट को हटा दिया गया है ताकि जो भी बीमारी है उसे कम किया जा सके। सिनोनिम क्या है, रिमूव करना, एक्साइज करना, कट ऑफ करना या सिवर करना। सिवर करना ये अच्छा वर्ड है। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। द सर्जन हैड टू एम्प्यूटेट द इंजर्ड लेग। जो सर्जन थे, जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर होते हैं वो सर्जन कहलाते हैं। वो जो है उन्होंने क्या निर्णय लिया कि उनकी जो इंजर्ड लेग है ना उसको एम्प्यूटेट करना पड़ेगा, और उन्होंने कर दिया, मतलब काट दिया उसे। दे रिमूव द डैमेज टिश्यू सर्टन केयरफुली। उन्होंने डैमेज टिश्यू को बहुत ही सावधानी से रिमूव कर दिया, ठीक है। एम्प्यूटेट से एग्जैक्ट यहाँ पे आप नहीं लिखोगे, हाँ यहाँ आप रिमूव लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से समझिए, ठीक है जी। द डॉक्टर कट ऑफ द इन्फेक्टेड फिंगर। यहाँ पे आप लिख सकते थे फिंगर अगर हाथ पैर होते तो, हाथ और पैर अगर कटते हैं तो उसके लिए एम्प्यूटेट होता है, कट ऑफ फिंगर के लिए ठीक है। द रोप सिवर्ड द ब्रांच क्लीनली। जो रस्सी थी उससे ब्रांच सिवर हो गई थी, मतलब पेड़ की एक टहनी जो थी वो रस्सी की वजह से टूट कर नीचे गिर गई थी। तो ये सिवर जो वर्ड है ना वो यहाँ आ सकता है, पर एम्प्यूटेट यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। द ट्यूमर वॉज एक्साइज्ड सक्सेसफुली। ये वर्ड जो है यहाँ इसको रहने दो। चलिए अगला है एम्यूलेट। एम्यूलेट होता है ताबीज़। एन ऑब्जेक्ट वॉन्ट टू ब्रिंग गुड लक और प्रोटेक्ट अगेंस्ट ईविल। नज़र से बचाने के लिए और आपके साथ अच्छा हो इसके लिए ताबीज़ पहने जाते हैं, एम्यूलेट पहना जाता है। इसको आप टैलिस्मैन कह सकते हैं, टैलिस्मैन कह सकते हैं, पेंडेंट कह सकते हैं, बाकी दोनों रहने दीजिए। इन्हीं के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। शी वॉर एन एम्यूलेट अराउंड हर नेक फॉर प्रोटेक्शन। खुद को बचाने के लिए वो अपने गले में एम्यूलेट पहनती थी। टैलिस्मैन वॉज बिलीव टू वॉर्ड ऑफ इविल स्पिरिट। जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उनसे बचाने के लिए, उन्हें वॉर्ड ऑफ, दूर रखने का काम किसका होता है, टैलिस्मैन का, एक तावीज़ का। ही कैरिड अ चार्म फॉर गुड लक ड्यूरिंग एग्जाम। वह अपने साथ एक चार्म लेकर आए थे। हालांकि चार्म जो होता है ना वो मंत्र वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे एम्यूलेट को आप चार्म नहीं बोल सकते। द पेंडेंट हैड अ स्पेशल मीनिंग फॉर हर। उनके लिए पेंडेंट के अलग ही मायने हैं, ठीक है जी। पेंडेंट और एम्यूलेट हाँ बोल सकते हैं आप। पेंडेंट नॉर्मल हो सकता है, एम्यूलेट तो होता ही है वो जादू टोना वाला। दे गेव हिम अ टोकन एज सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। ये भी रहने दीजिए। चलिए एमोरस। एमोरस हमने वन वर्ड में देखा था, प्रेमपूर्ण, मोहक और रोमांटिक। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और सेक्शुअल डिज़ायर। लविंग, रोमांटिक, पैशनेट, अफेक्शनेट। हम कह सकते हैं ये सभी वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एमोरस, लविंग, रोमांटिक, पैशनेट, अफेक्शनेट। द कपल एक्सचेंज अमोरस ग्लैंस। कपल्स जो था उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक रोमांटिक लुक दिया, ठीक है जी। एमोरस ग्लैंस, ग्लैंस क्या होता है, नज़र होती है, तो वो एक्सचेंज किया। शी रोट अ लविंग लेटर टू हर पार्टनर। उन्होंने अपने पार्टनर को एक प्यार भरा लेटर भेजा। द मूवी डिपिक्टेड अ रोमांटिक स्टोरी। मूवी में जो थी स्टोरी वो अमोरस, रोमांटिक थी। देयर पैशनेट रिलेशनशिप वॉज द टॉक ऑफ द टाउन। उनका जो पैशनेट रिलेशनशिप था ना वो टॉक ऑफ द टाउन था, सभी लोग उसकी बात कर रहे थे। टॉक ऑफ द टाउन क्या है, एक ईडियम है। अच्छा, पैशनेट जो है ना वो प्यार के लिए भी हो सकता है ना, लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति पैशन हो सकता है। पैशन आपका किसी और चीज़ को लेकर भी हो सकता है, गिटार को, बाइक को, सिंगिंग को लेकर भी पैशन हो सकता है।
तो यहाँ पे पैशनेट रिलेशनशिप स्पेशली बोला गया, यहाँ पे अमोरस आ सकता था। ही वॉज ऑलवेज अफेक्शनेट टूवर्ड हिज फैमिली। अफेक्शनेट होता है मतलब अपने मन में प्रेम रखना, किसके लिए रख रहे हैं? फैमिली, परिवार के लिए। एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म हमने देखा हुआ है, प्राचीन असमय, पुराने समय से आया हुआ, जो लगे कि अरे इन लोगों के बीच में इस इंसान का क्या काम है, वो एनाक्रोनिज्म है। काल विपरीत वस्तु, प्राचीन या असमय। सिनोनिम है मिसप्लेसमेंट, मिसप्लेसमेंट किसी और समय में होना चाहिए था, इस समय पहना गया है, मिसप्लेस हो गया है। आउटडेटेड, जिसका फैशन जा चुका है। ऑब्सोलीट, सेम है बिल्कुल, आउटडेटेड है। एरर यानी गलती। चलिए, द स्वॉर्ड इन द मॉडर्न मूवी वॉज एन एनाक्रोनिज्म। देखिए, अभी की कोई मूवी होगी वहाँ पे गन्स से लड़ाई होगी, स्वॉर्ड यानी तलवारों से तो नहीं होगी, अगर हो रही है तो वो एक तरह का एनाक्रोनिज्म है। द मिसप्लेसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द स्टोरी वॉज नोटिसेबल। कहानी के अंदर टेक्नोलॉजी है ना, वो गलत तरीके से रखी गई थी, तो वो पुराने ज़माने की थी और अब दिखा रहे हैं, तो वो एनाक्रोनिज्म होगा, मिसप्लेसमेंट होगा। हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग ही है। यूजिंग अ टाइपराइटर इन द डिजिटल एज सीम्स आउटडेटेड। आज के ज़माने में कोई टाइपराइटर इस्तेमाल नहीं करता है तो वो एक एनाक्रोनिज्म है, वो आउटडेटेड लगता है। द ओल्ड टूल्स वर ऑब्सोलीट इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो ओल्ड टूल्स थे ना, पुराने जो औजार थे, वे ऑब्सोलीट हो चुके थे, अब किसी काम के नहीं थे। द हिस्टोरिकल एरर कन्फ्यूज द रीडर। हिस्ट्री में जो एरर है उससे रीडर्स कन्फ्यूज हो गए। यहाँ पे एनाक्रोनिज्म नहीं आ सकता था, ठीक है जी। एरर को तो आप यहाँ हटा ही दीजिए। चलिए, अगला वर्ड है एले। एले होता है कम करना, शांत करना या घटाना, जैसे हमने एलिविएट देखा था, ठीक है, एलिविएट। एले भी कुछ ऐसा ही है। टू रिड्यूस और रिलीव फियर, वरी और पेन। सिनोनिम हो गए काम, ईज, रिलीव या मिटिगेट, ठीक है जी। एलिविएट भी हो सकता था, जो मैंने लिखा है यहाँ पे अभी। तो मिटिगेट होता है कम करना, एलिविएट भी। रिलीव यानी राहत देना, ईज भी और काम भी, ये तीनों राहत देना। एले को हम कम करना भी बोल सकते हैं, घटाना भी बोल सकते हैं, और शांत करना यानी रिलीव करना भी बोल सकते हैं। द टीचर ट्राई टू एले द स्टूडेंट्स फियर बिफोर द एग्जाम। एग्ज़ाम से पहले ना बच्चे घबरा जाते हैं, तो टीचर को क्या चाहिए कि वो अपने बच्चे के जो डर है उसे एले करें, शांत करें, कम करें। अ मदर्स हग कैन काम अ क्राइंग बेबी। रोते हुए बच्चों को माँ का जो हग होता है, जब वो गले लगाते हैं, उसी से काम महसूस हो जाता है, ठीक है, एले हो जाता है उनका जो दर्द होता है। द मेडिसिन विल ईज योर हेडेक। ईज हो गया आसान बनाना, तो हेडेक हो रहा है किसी को तो दवाइयाँ उसे ईज करेंगी। हिज वर्ड्स रिलीव्ड हर एंग्जाइटी। उनकी जो एंग्जाइटी थी, बेचैनी थी, उससे उनके शब्दों की वजह से उसमें रिलीव आया, थोड़ी शांति हो गई। द मेजर हेल्प मिटिगेट द रिस्क। जो भी अब उपाय लिए गए थे उससे रिस्क में कमी आएगी, मिटिगेट होंगे रिस्क। चलिए, एनालिसिस क्या है? विश्लेषण, गहन अध्ययन या जांच। अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। सिनोनिम हो गया सिंपल, एग्जामिनेशन, स्टडी, इन्वेस्टिगेशन या इवैल्यूएशन। द साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल। पानी का सैंपल था, उसका एनालिसिस किया गया, उसका विश्लेषण किया गया साइंटिस्ट द्वारा। द एग्जामिनेशन ऑफ द डेटा रिवील्ड एरर्स। जो भी डेटा था उसका जब एग्जामिनेशन किया गया, एनालिसिस किया गया, तो उसमें एरर पाए गए। द स्टूडेंट कैरिड आउट अ स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। तो जो स्टूडेंट है उन्होंने सोशल बिहेवियर की स्टडी की, एनालिसिस लिख सकते थे यहाँ, ओके। द इन्वेस्टिगेशन अनकवर्ड सेवरल इशूज़। इन्वेस्टिगेशन जो पूछताछ हो रही थी उससे बहुत सारे इश्यूज सामने आए, अनकवर हुए, ठीक है जी। ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे एनालिसिस बोल सकते हो, कहीं कहीं बोल सकते हो। इस सेंटेंस में तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, इट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोजल हेल्प्ड इन डिसीजन मेकिंग। जो भी प्रपोजल आपके सामने है उसको इवैल्यूएट करिए, एनालाइज करिए और तब डिसीजन लीजिए, हाँ, आसान हो जाएगा। देखिए, अगला वर्ड कुछ एनालिसिस से या एनालिटिकल। एनालिटिकल होता है विश्लेषणात्मक, तर्क संगत या जांच परक। रिलेटिंग टू और यूजिंग एनालिसिस, स्किल्ड इन एग्जामिनिंग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। तो लॉजिकल, क्रिटिकल, रीजनिंग, मेथडिकल। ये हो सकता है कि अच्छे से पहले से देखा गया है और उसके बाद बताया गया है, तो लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल, रीजनिंग और मेथडिकल। शी हैज़ एन एनालिटिकल माइंड एंड सॉल्व्स प्रॉब्लम ईजिली। उनका जो दिमाग है ना वो एनालिटिकल टाइप का है, मतलब वो देखती हैं, परखती हैं और फिर कुछ और करती हैं। तो समस्या को समाधान ढूंढने में ऐसे दिमाग अच्छे होते हैं, एनालिटिकल टाइप के। द लॉजिकल अप्रोच हेल्प फाइंड सोल्यूशन। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हो ना, उसमें आप एनालाइज करते हो हर चीज़ को और फिर आंसर निकालते हो।
ही यूज्ड क्रिटिकल थिंकिंग टू असेस द प्लान। प्लान को असेस करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया। क्रिटिकल मतलब एक एक पॉइंट को देख रहे हैं, सही है कि गलत है, तो एनालाइज कर रहे हैं। रीजनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड डिसीजन मेकिंग। अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि आप रीजनिंग करें, रीजंस देखें, है ना। अ मैथेडिकल स्टडी एंश्योर्स एक्यूरेट रिजल्ट। स्टडी जो है वो अगर मैथेडिकल हो, विद मेथड्स की गई हो, अच्छे से एनालाइज करके की गई हो, तो रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अगला शब्द है एंसेस्टर। एंसेस्टर होते हैं आपके पूर्वज, अ पर्सन फ्रॉम हुम वन इज डिसेंडेड, अ फोरबियर। देखिए, आप किनके डिसेंडेंट हैं, जिनके भी हैं वो आपके एंसेस्टर यानी पूर्वज हैं। फोरफादर, प्रोजेनिटर, प्रीडिसेसर या हेरिटेज। हेरिटेज बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, पर एसएससी की आप आदत जानते हैं। तो आवर एंसेस्टर्स लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस सेंचुरीज अगो। बहुत सेंचुरीज पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो गुफाओं में रहते थे, सॉरी छोटे गांवों में रहते थे। द फोर फादर्स फाउंड द सिटी मैनी ईयर्स अगो। जो हमारे फोर फादर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने सिटी को बहुत साल पहले ही इसकी नींव रखी गई थी। आप अयोध्या के बारे में ऐसा कह सकते हैं। ही ट्रेस्ड हिज लिनिएज टू अ फेमस प्रोजेनिटर। उनका जो लिनिएज है, मतलब जहाँ से उनका वंश चल रहा है, अगर उसको देखा जाए तो वो एक बहुत फेमस प्रोजेनिटर के बच्चे हैं, उनके संतानें हैं। ठीक है, प्रोजेनिटर कौन हो गए? एंसेस्टर हो गए, पूर्वज हो गए। द प्रेडिसेसर लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न साइंस। हमसे जो पहले आए थे ना एक्सपर्ट, उन्होंने मॉडर्न साइंस की नींव रखी। प्रेडिसेसर आपसे पहले आने वाले लोग। कल्चरल हेरिटेज कम्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। चलिए, ये कोई खास नहीं है। आगे आ जाते हैं एंशियंट पे। एंशियंट प्राचीन के लिए वर्ड है, बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट और वेरी ओल्ड। ओल्ड, एंटीक, प्राइमेवल, हिस्टोरिकल। ठीक है जी। एग्जाम्पल से समझिए। द एंशियंट टेम्पल अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। प्राचीन समय में एक मंदिर बना है, उसमें हज़ारों की संख्या में आज भी टूरिस्ट आते हैं। ठीक है। ही फाउंड एन ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में उन्हें एक लेख मिला जो बहुत पुराना था। प्राइमेवल फॉरेस्ट्स एग्जिस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। एक ऐसा फॉरेस्ट जो बहुत पहले एग्जिस्ट करता था ना, उसकी यहाँ बात हो रही है, उसको आप प्राइमेवल फॉरेस्ट कह रहे हैं। द एंटीक फर्नीचर वॉज प्रिजर्व्ड केयरफुली। जो फर्नीचर एंटीक था, बहुत पुराने ज़माने का था, जो आज नहीं मिलेगा, उसे प्रिजर्व करके रखा गया, संभाल करके रखा गया है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट पास्ट सिविलाइजेशंस। जो प्राचीन मॉन्यूमेंट्स हैं ना, हिस्टोरिकल मोमेंट हैं, वो पास्ट सिविलाइजेशन जो तब की सभ्यताएं थी उन्हें दिखाते हैं, उनका क्या रूप था वो झलकाते हैं। एनेक्डोट होती है कोई कहानी, कोई घटना वृतांत, कोई रोचक प्रसंग, मतलब आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ही कोई छोटा सा किस्सा होगा, उसे आप एनेक्डोट कह सकते हैं। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन। स्टोरी सिंपल है, टेल भी होता है यही। नैरेटिव, नैरेटिव होता है कोई नरेट कर रहा है, स्टोरी को बता रहा है, वो नैरेटिव सेट करता है। इंसिडेंट, इंसिडेंट कोई घटना। द टीचर शेयर्ड एन एनेक्डोट टू मेक क्लास लाफ। और टीचर ने क्या किया? एक कहानी बताई ताकि बच्चे हंस पड़ें। शी टोल्ड अ स्टोरी अबाउट हर चाइल्डहुड। सिंपल है, हिज टेल अबाउट द ट्रिप वॉज फैसिनेटिंग। उनकी जो कहानी उनकी ट्रिप से लेकर है वो फैसिनेटिंग है, मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। द नैरेटिव इन द बुक वॉज वेरी एंगेजिंग। जो भी बुक के अंदर लिखा हुआ नैरेटिव था, जो कहानी थी, वह बहुत एंगेजिंग थी, उससे आप नजरें नहीं हटा पा रहे थे। एन इंसिडेंट फ्रॉम हिस्ट्री वॉज हाईलाइटेड इन द लेक्चर। हिस्ट्री में हुआ कोई एक घटना, उस पर हाईलाइट था लेक्चर का। चलिए, अगला वर्ड है एंगर, जो सभी को आता है और नहीं आना चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसप्लेजर और हॉस्टिलिटी, क्रोध, गुस्सा या आक्रोश। इसके लिए वर्ड है रेज, अच्छा वर्ड है। फ्यूरी, रैथ, इरिटेशन, सारे वर्ड अच्छे हैं, पहले तीन तो बहुत ही अच्छे हैं। एंगर क्या है? रेज है, फ्यूरी है, रैथ है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखें। हिज एंगर वॉज विजिबल व्हेन ही हर्ड द न्यूज़। जब उन्होंने यह न्यूज़ सुनी तो उनका जो गुस्सा था वह साफ साफ दिख रहा था। शी वॉज फिल्ड विद रेज आफ्टर बीइंग इंसल्टेड। जैसे उनकी बेइज्जती हुई तो वो गुस्से से भर गई, फिल्ड विद रेज। द किंग्स फ्यूरी अफेक्टेड द एंटायर कोर्ट। जो किंग की जो फ्यूरी थी, उनके अंदर जो आक्रोश आया, उससे पूरा का पूरा कोर्ट अफेक्ट हुआ। कोई काम नहीं हुआ आगे का। रैथ कैन लीड टू पुअर डिसीजंस। रैथ होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो उससे क्या होगा? अगर आपके अंदर वो होगा कि तो आपके डिसीजंस भी बेकार बनेंगे। माइनर इरिटेशंस कैन बी इग्नोर्ड टू मेंटेन पीस।
छोटी मोटी ऐसी इरिटेशंस जो आपको होती हैं, किसी और पाकिस्तान जो करता है उससे अगर इरिटेशन हो रही है तो उसे इग्नोर करो, स्थिति सुधर जाएगी। हालांकि पाकिस्तान के केस में बिल्कुल गलत है। चलिए, एंग्विश क्या है? एंग्विश है पीड़ा, व्यथा या अत्यधिक दुख। सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस इज एंग्विश, सफरिंग, टॉर्मेंट, एगोनी और डिस्ट्रेस। ठीक है जी। तो आपके अंदर अगर कोई पीड़ा है तो एंग्विश है, टॉर्मेंट कोई टॉर्चर की स्थिति है वो भी एंग्विश है, पीड़ा है, एगोनी भी और डिस्ट्रेस भी। ही वॉज इन एंग्विश आफ्टर लूजिंग द जॉब, जैसे ही नौकरी गई तो एंग्विश में थे, पीड़ा में थे। द सफरिंग ऑफ द पेशेंट वॉज इमेंस, जो पेशेंट था, मरीज़ था, उसे जो भी पीड़ा महसूस हो रही थी वो हद से ज़्यादा थी, इमेंस थी। शी फेल्ट टॉर्मेंट ओवर द बिट्रेयल, उन्हें बहुत पीड़ा महसूस हो रही थी क्योंकि उन्हें धोखा मिला। द एक्सीडेंट कॉज्ड हिम ग्रेट एगोनी, एक्सीडेंट के बाद में उन्हें बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी। द फैमिली एक्सपीरियंस्ड इमोशनल डिस्ट्रेस आफ्टर द लॉस, कोई लॉस हो गया है परिवार का तो उन्हें इमोशनल डिस्ट्रेस झेलना पड़ रहा है। ठीक है, पीड़ा झेलनी पड़ रही है। एनिमोसिटी जो है वो शत्रुता, दुश्मनी या विरोध के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी और एक्टिव डिसलाइक बिटवीन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, वो होता है एनिमोसिटी। हेट्रेड, हॉस्टिलिटी, एनमिटी या एंटागोनिज्म, चारों वर्ड बहुत कमाल के। हेट्रेड तो सिंपल हेट से बना है यानी नफरत। हॉस्टिलिटी, एनमिटी, एनमिटी मतलब एनिमी के साथ क्या होती है आपकी, एनमिटी का भाव होता है। एंटागोनिज्म मतलब आपसे एंटी है कुछ। ओके, देयर वॉज डीप एनिमोसिटी बिटवीन द टू फैमिलीज, जैसे कि रामलीला मूवी के अंदर रजाड़ी और सनेड़ा जो है उनके बीच में डीप एनिमोसिटी थी। अंत में राम और लीला को मरना पड़ा। हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स, नफरत से जो रिश्ते होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। हॉस्टिलिटी इरप्ट्स ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट चलती है तो उस टाइम पर क्या इरप्ट हो जाता है, क्या फट के निकलता है? हॉस्टिलिटी, गुस्सा, आपके अंदर की नफरत। हिस्टोरिकल एनमिटी कॉज्ड लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट, पुराने ज़माने से चल रही जो दुश्मनी है उससे कन्फ्लिक्ट लॉन्ग लास्ट करते हैं, बहुत दिन तक चलते हैं। एंटागोनिज्म बिटवीन राइवल्स अफेक्टेड द टीम वर्क, एक ही टीम में दो दुश्मनों को डाल दिया गया है तो उनका जो एंटागोनिज्म है, दुश्मनी का भाव है, उससे टीम वर्क अफेक्ट हो रहा है। चलिए, एनिहिलेट क्या होता है? नष्ट करना, समाप्त करना या मिटा देना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली और वाइप आउट इज एनिहिलेट, इसको डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, ऑब्लिटरेट कह सकते हैं। इरेडिकेट, इरेडिकेट एक्चुअली वाइप आउट के लिए है, मतलब उसको हटा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट, सारे वर्ड बहुत अच्छे हैं। द बॉम्ब कुड एनिहिलेट एन एंटायर सिटी, जो बॉम्ब था उससे पूरी की पूरी सिटी को उड़ाया जा सकता था, एनिहिलेट कर सकते थे। ओके, द फायर डिस्ट्रॉयड द एंटायर फॉरेस्ट, आग लगने की वजह से पूरा वन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। द डिसीज़ वॉज इरेडिकेटेड आफ्टर वैक्सीनेशन कैंपेन, क्या आपने पोलियो का नाम सुना है? अब पोलियो मुक्त है भारत, ठीक है, हम इरेडिकेट कर चुके हैं। टाइम कैन ऑब्लिटरेट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स, समय के साथ में जो स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है वो ऑब्लिटरेट हो सकता है, यानी कि मिट सकता है, नष्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक दिन ये पहाड़ जो हमें दिख रहे हैं ना, लॉफ्टी माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज, वो भी ऑब्लिटरेट हो जाएंगे, क्योंकि अरावली भी कभी ऐसे ही रहे होंगे। अरावली अब बहुत नीचे आ चुके हैं, घिस चुके हैं। ठीक है जी, ऑब्लिटरेट होने लगे हैं। द पेस्ट्स वर एक्सटर्मिनेटेड फ्रॉम द फार्म, एक खेत है जहाँ पर पेस्ट हो गए हैं ना, कीड़े मकोड़े हो गए हैं, तो उन्हें एक्सटर्मिनेट करना पड़ा, उन्हें हटाना पड़ा। अनाउंस क्या होता है? अनाउंस होता है घोषणा करना, सिंपल है। डिक्लेयर, प्रोक्लेम, ब्रॉडकास्ट या रिवील। डिक्लेयर, प्रोक्लेम, ब्रॉडकास्ट या रिवील। द प्रिंसिपल अनाउंस द एग्जाम रिजल्ट, जो एग्जाम का रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी आई है, सरकार ने उसे डिक्लेयर किया है, घोषणा की है उसकी। द कंपनी ब्रॉडकास्ट द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नया एक प्रोडक्ट आया है किसी कंपनी का, जैसे आईफोन 17, उसका बहुत भयंकर ब्रॉडकास्ट चल रहा है, सब लोगों को बताया जा रहा है। शी रिवील्ड द सरप्राइज टू हर फ्रेंड्स, जो भी सरप्राइज वो देना चाहती थी उसे उन्होंने रिवील कर दिया। ठीक है जी, रिवील कर दिया। चलिए, अगला वर्ड है अनॉय। अनॉय होता है इरिटेट कर देना, कष्ट देना, परेशान करना या चिढ़ाना, वो होता है अनॉय करना। इरिटेट सिंपल, बॉदर, बॉदर भी होता है आपको परेशान करना। एग्रेवेट, एग्रेवेट होता है भावनाओं को फ्रस्ट्रेशन में बदल देना, फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है जी। हिज कॉन्स्टेंट टॉकिंग अनॉयड एवरीवन, जो वो लगातार बोलते ही रहते हैं ना, उससे सभी लोग अनॉय होते हैं, परेशान होते, चिढ़ जाते हैं। लाउड नॉइसेज इरिटेट मी, जो बहुत शोरगुल रहता है ना उससे मैं इरिटेट हो जाती हूँ। द डिले इन सर्विस बॉदर्ड द कस्टमर, क्योंकि सर्विस में डिले हो रहा था, देरी हो रही थी, तो जो कस्टमर है वह इरिटेट हुआ, बॉदर हुआ, उसे परेशानी हुई।
ट्रैफिक जैम्स एग्रीवेट कम्यूटर्स, ट्रैफिक जाम की वजह से जो कम्यूटर्स हैं, आने जाने वाले लोग हैं, वह एग्रीवेट होते हैं, चिढ़ जाते हैं। फॉरगेटिंग इंस्ट्रक्शन कैन फ्रस्ट्रेट टीचर्स, इंस्ट्रक्शन अगर आप भूल जाएंगे तो टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो मत भूलिएगा, उन्हें बार बार बताना पड़ता है। ओके, वर्ड देखिए अनल। अनल होता है किसी चीज़ को रद्द करना या ये घोषित करना कि वह चीज़ अमान्य है, उसे समाप्त कर देना। टू डिक्लेयर समथिंग इनवैलिड, वॉइड, कैंसिल ऑफिशियली। सिनोनिम्स देखिए, कैंसिल सबसे पहला तो यहाँ से कैंसिल ही आ गया है। एक हो गया वॉइड। वॉइड पता है क्या होता है कि आपने स्लॉट्स हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, ठीक है, फिर अचानक से एक स्लॉट को आप खाली कर देते हैं, एक स्लॉट को खाली कर देते हैं, तो ये जो खाली है ना, दिस इज़ वॉइड। वॉइड होता है खाली होना, किसी चीज़ का खाली होना, वॉइड। तो किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस था लेकिन अब उसे आपने हटा दिया है, तो वॉइड क्रिएट कर दिया आपने। तो वॉइड करना, अनल करना, सेम ही हो गया। फिर आ गया रिवोक। रिवोक भी होता है किसी चीज़ को पहले थी और अब रद्द कर दी गई है। इनवैलिडेट मतलब वैलिडिटी उसकी स्टॉप कर दी गई है, अब वो वैलिड नहीं है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए। द कोर्ट एनल्ड द मैरिज, किसी की शादी है, वो कोर्ट ने अनल कर दी है, ख़त्म कर दी है, मे बी उन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल किया होगा। दे हैड टू कैंसिल द मीटिंग ड्यू टू रेन, उन्हें कैंसिल करना पड़ा मीटिंग को, कैंसिल। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिक्लेयर्ड वॉइड, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के बीच में हुआ था वह अब वॉइड है, इट इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड। देखिए वॉइड के आगे ना डिक्लेयर्ड आपको या डिक्लेयर्स ये सब कुछ देखने को मिलेगा। डिक्लेयर वर्ड जो है वो वॉइड के साथ आपको देखने को मिलेगा। द गवर्नमेंट रिवोक्ड द आउटडेटेड पॉलिसी, गवर्नमेंट ने क्या किया, आउटडेटेड पॉलिसी थी एक, बहुत पुराने ज़माने से चल रही थी, उसको रिवोक कर दिया, ठीक है जी, रद्द कर दिया। द एरर इनवैलिडेटेड द टेस्ट रिजल्ट्स, जो भी एरर था उसने टेस्ट में जो रिजल्ट आया उसे वैलिड नहीं घोषित किया, ठीक है, वो इनवैलिड है भैया क्योंकि उसमें एरर है। चलिए अगला है अनोमली। अनोमली बड़ा ही अच्छा वर्ड है। कोई विचित्रता, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे यहाँ आप सेल देख रहे हो ना, सब सेल्स तो लाइट पर्पल कलर के हैं लेकिन सिर्फ एक ही सेल है जो पिंक कलर का नज़र आ रहा है ना, तो वो अनोमलस है। अनोमलस, OUS लगा दिया है बस, वाई हटा के। अनोमलस होना ये एक नाउन हो गया। तो अनोमलस होना माने बाकी से भिन्न होना, असामान्य होना। सामान्यता ऐसा होता है तो ऐसा होगा तो अनोमली होगी, ठीक है जी। तो इसके लिए वर्ड्स हैं इरेगुलरिटी, एबनॉर्मैलिटी, एक्सेप्शन या डिविएशन। देखिए इरेगुलरिटी क्या हुआ, रेगुलर होना है ना, ये सब रेगुलरली पिंक हैं लेकिन ये नहीं है, सॉरी पर्पल है लेकिन ये पिंक है, तो ये इरेगुलर हो गया बाकी के हिसाब से। अच्छा एबनॉर्मैलिटी, सभी एक चीज़ को नॉर्मल मान रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को। हाँ जैसे सुबह जल्दी उठना नॉर्मल होता है लेकिन सुबह देर से उठना एबनॉर्मल होता है, तो वो आपके घर में एक अनोमली होगी। अगर कोई एक बच्चा लेट उठ रहा है तो वो अनोमली होगी। एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद, कि ऐसा तो होता नहीं है लेकिन एक्सेप्शन ये हो गया कि ऐसा हो गया है, कोई लेट उठ गया तो वो अपवाद होगा। डेविएशन क्या है, डेविएशन मतलब सीधा सीधा चल रहे थे, एक मार्ग पे सीधा चल रहे थे और डेविएट हो गए, हाँ थोड़ा सा आपने थोड़ा लेफ़्ट या राइट आप घूम गए, डेविएट कर गए, तो डेविएशन है नॉर्मल पथ से हट कर कुछ, वो हो गया डेविएशन। चलिए एग्जाम्पल देखिए। द साइंटिस्ट नोटेड एन अनोमली इन द डेटा, डेटा में साइंटिस्ट को क्या मिला, अनोमली मिली, भाई कोई गड़बड़ होगी, जो सामान्यता नहीं होता तो वो अनोमलस होगा। ओके, इरेगुलरिटी इन द पैटर्न रेज्ड सस्पिशन, देखिए कोई एक पैटर्न है किसी चीज़ का, हो सकता है किसी घटनाक्रम का हो सकता है, हाँ कि कोई एक चीज़ पर्टिकुलर वे से होती है लेकिन अब की बार वो ऐसा नहीं हुआ, इरेगुलर हो गई है बात, तो सस्पिशन रेज हुआ। सस्पिशन क्या, शक, हाँ शक पैदा हो गया। चलिए, अ रेयर एबनॉर्मेलिटी वाज ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट, फिर किसी साइंटिस्ट की बात हो रही है, वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे और देखा कि जो भी रिजल्ट आया वो तो नॉर्मल नहीं है, वो तो एबनॉर्मल है और वो भी रेयर। अक्सर ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है जी। दिस एक्सेप्शन टू द रूल कॉज्ड कन्फ्यूजन, जो भी रूल है उसमें जो एक्सेप्शन आया है उसे कन्फ्यूजन हो गई। एक्सेप्शन आया है मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अभी अपवाद के रूप में ऐसा हो रहा है। एनी डेविएशन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन कैन लीड टू एरर्स, कोई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपको फॉलो करनी है और अगर आप उससे डेविएट करते हैं, कोई डेविएशन आता है आपके पथ में, तो आप एरर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। यू कैन लीड टू एरर्स। जैसे मान लीजिए आपको टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है,
मैथ्स का कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है, आपने सर की क्लास देखी, गगन प्रताप सर की क्लास देखी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा शॉर्टकट बता दिया, लेकिन आप स्मार्ट हैं ज़्यादा, आपने क्या किया, आपने पूरी मैथमेटिक्स लगा दी बहुत ज़्यादा डीप में चले गए। वो जो 2 सेकंड में सवाल सॉल्व होना था आपने 2 मिनट में किया, तो एरर हो जाएगा और आप फेल हो जाएंगे, है ना। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उससे डेविएट हो गए, जो आपको नहीं होना है। चलिए अगला क्या है, अनोनिमस। अनोनिमस जिसका नाम ना हो, ठीक है, NYM जहाँ आ गया ना वो नाम के लिए होता है, ठीक है, जिसका नाम ना हो, अज्ञात, नाम रहित या अनाम, विदाउट अ नोन नेम और आइडेंटिटी, अनआइडेंटिफाइड, जिसे कोई जानता ना हो। सिनोनिम्स देखिए, देखो सिनोनिम्स में भी NYM है, सिनोनिम्स एक जैसे नाम। तो देखिए क्या है, अननेम्ड जिसका नाम ना हो, अनोनिमस, ठीक है, अननोन जिसे कोई जानता ना हो, अनसाइंड, साइंड क्या हो गया, साइंड का मतलब यहाँ कुछ ऐसा हो गया कि आपने अपनी आईडी डाल के रखी हुई थी, साइन इन किया हुआ था, हाँ, तो वो अगर आप हैं तो आप अनोनिमस हैं, ठीक है जी। और इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो हमने आई वर्ड्स में देखा है, बहुत ही अच्छा शब्द है। इनकॉग्निटो होता है कि आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं, कहीं पे आपने लॉगिन किया है और आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं, तो आप इनकॉग्निटो मोड में हैं। वहाँ मैंने समझाया भी था आपको आई वर्ड्स के अंदर। अच्छा, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की हम सीरीज़ कर रहे थे ना, वो अब ओवर हो चुकी है और उसका एक लॉन्ग वीडियो आ चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप नहीं जानते होंगे, हमने A to Z वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, विच आर एक्सटेंसिव, मतलब 2800 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड उस सीरीज़ में थे और अभी उसका लॉन्गर कंपाइलेशन आ चुका है। 11 घंटे का कंपाइलेशन ऑलरेडी चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए 9 घंटे भी जल्दी ही चैनल पर आ जाएंगे। चलिए बैक टू द क्लास, देखते हैं एग्जाम्पल्स। द लेटर वॉज सेंट बाय एन अनोनिमस पर्सन, जो पत्र आया है, चिट्ठी आई है, वो किसी बेनाम इंसान के द्वारा भेजी गई है, अनोनिमस पर्सन द्वारा भेजी गई है। द अननेम्ड डोनर कॉन्ट्रीब्यूटेड जेनरसली, कोई डोनर हैं मतलब दानदाता हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, और बहुत भर भर के उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। जनरस कितना होता है, बहुत ज़्यादा, दयालुता के साथ। द ओरिजिन ऑफ द आर्टिफैक्ट्स इज़ अननोन, आर्टिफैक्ट क्या होते हैं, प्राचीन काल से मिली हुई कोई अगर कोई निशानी है, कोई चिन्ह है, वो आर्टिफैक्ट कहलाते हैं, ठीक है जी। उसका ओरिजिन, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आया है, वो नहीं जानते हम लोग। द पिटिशन वॉज अनसाइंड, जो पिटिशन थी ना उसके नीचे आपने साइन नहीं किए थे, तो उसमें नाम नहीं था, तो वो अनोनिमस हो गई। द ही ट्रेवल्ड इनकॉग्निटो टू अवॉइड अटेंशन, ये कोई सेलिब्रिटी है मान लीजिए और उनको ट्रैवल करना है, वो क्या करेंगे, वो इनकॉग्निटो अटेंशन अवॉइड करने के लिए ट्रैवल करेंगे। इनकॉग्निटो मतलब अपनी पहचान नहीं बताएंगे। हमने ये टॉप 200 में देखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के ना, तो वहाँ पे मैंने आपको बाहुबली का एग्जाम्पल दिया था। बाहुबली जब देशाटन के लिए जाते हैं तो वो अपना नाम छुपाते हैं ना, वो शिवा नाम रख लेते हैं अपना, जबकि वो कौन है, महेंद्र बाहुबली हैं, तो वो इनकॉग्निटो देशाटन पर ट्रैवल करते हैं। चलिए आंसर क्या होता है, आंसर देखो आप जानते हो आंसर क्या होता है, उत्तर, समाधान या जवाब, लेकिन ये जो है ना इसके लिए मैंने आंसर का आपको बताया है, वरना ये वर्ड बताने योग्य नहीं था, पर सिनोनिम्स अच्छे हैं। नंबर 1 रिप्लाई, आप कह सकते हैं रिप्लाई। रिस्पॉन्स, आपसे किसी ने कोई बात की, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उसे रिस्पॉन्स देते हैं यानी आंसर करते हैं। सोल्यूशन, सोल्यूशन किस वे में हो गया कि आपका कोई सवाल था, मैथ्स का सवाल मान लीजिए, आपसे आंसर पूछा गया या आपसे सोल्यूशन पूछा गया, आपने उसे सॉल्व किया और सोल्यूशन दे दिया, ठीक है जी। रिटर्न क्या हो गया कि आपसे कोई बात बोली गई है, पूछा गया है, आपने उसका फीडबैक दिया, वापस से पलटकर जवाब दिया, तो आपने रिटर्न किया, ओके। शी गेव अ करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, सिंपल है। ही सेंट अ रिप्लाई टू द ईमेल, यहाँ पर आप बिल्कुल कंफर्टेबली आंसर लिख सकते थे, ही आंसर्ड द रिप्लाई, ऐसे लिख सकते थे। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस वॉज पॉजिटिव, जो ऑडियंस ने रिस्पॉन्स दिया हुआ है पॉजिटिव था, रिस्पॉन्स वर्ड है यहाँ पे। दे फाउंड अ सोल्यूशन टू टेक्निकल इशू, कोई टेक्निकल इशू आ गया है तो उन्होंने उसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। द स्टूडेंट रिटर्न द फॉर्म विद ऑल डिटेल्स फिल्ड, स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने फॉर्म भर के दे दिया है, रिटर्न कर दिया है। देखिए ये बहुत अच्छा नहीं है आंसर के लिए, सोल्यूशन अच्छा है, यहाँ रिस्पॉन्स में भी द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस ये भी बहुत अच्छा नहीं है। और अलग तरीके से कर सकते थे, जैसे हम बोल सकते थे यहाँ पे रिस्पॉन्स आ सकता था,
ही रिस्पॉन्डेड टू द ईमेल, ही आंसर टू द ईमेल, ही रिप्लाइड टू द ईमेल। यहाँ पे तीनों ही सिनोनिम बैठ जाते हैं। अच्छा, ये रिटर्न जो है ये भी कुछ खास नहीं है। इसके लिए कैसे लिखा जाता? द स्टूडेंट रिटर्न टू द आंसर, सॉरी, द स्टूडेंट रिटर्न टू माई क्वेश्चन, या फिर द स्टूडेंट आंसर्ड माई क्वेश्चन। वैसे अगर मैं बोलती तो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते थे। चलिए, अगला है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो विपरीत व्यक्ति यानी विरोधी प्रतिद्वंदी है। अगर आप हीरो हैं तो आपका जो विलेन है ना वो एंटागोनिस्ट है। अ पर्सन हु एक्टिवली ऑपोजेज और इज हॉस्टाइल टू समवन और समथिंग। कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरा जो मेन कैरेक्टर है उससे अपोज हो करता है, उसके विपरीत होता है और हमेशा उसके प्रति उसके मन में हेट्रेड है, हॉस्टिलिटी है, हॉस्टाइल है वो। तो ऐसा व्यक्ति पहली बात तो ओपोनेंट है ना, क्योंकि वो आपके ऑपोजिट बैठा है तो आपका ओपोनेंट हो गया। एडवर्सरी, एडवर्सरी कर लिया है हमने इन्हीं क्लासेस में। एडवर्सरी कौन? राइवल, सिंपल है। राइवल, फो, ये भी क्या है? आपके दुश्मन हैं। ये एडवर्सरी, ये वाले वर्ड हमने वहाँ पे देख लिए थे। तो एंटागोनिस्ट भी आई गेस देखा ही होगा वहाँ पे हमने। द हीरो डिफीटेड द एंटागोनिस्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में हीरो जो था उसने एंटागोनिस्ट को हरा दिया। अच्छा जी, सारी फिल्मों में तो ऐसा ही होता है ना। चलिए, ही रिमेन्ड अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इन द डिबेट। डिबेट के अंदर वह एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे। अच्छा, यहाँ पे ना आप एंटागोनिस्ट नहीं लिख सकते भाई। डिबेट हो रही है, दो लोग हैं, दोनों अच्छे ही होंगे। एंटागोनिस्ट तो वो हुआ जो हॉस्टिलिटी लेकर बैठा हुआ है मन में, है ना। यहाँ पर आप नहीं लिख सकते थे। यहाँ ओपोनेंट का ये सिंपल सेंटेंस है। हाँ, द हीरो डिफीटेड हिज ओपोनेंट, ये आप लिख सकते थे। द एडवर्सरी चैलेंज्ड द चैम्पियन, ये सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एंटागोनिस्ट लिख सकते थे, ठीक है। जो आपका दुश्मन है उसने चैम्पियन शिप, जो भी चैम्पियन है जिसका वो एडवर्सरी है उसको चैलेंज किया। द राइवल्स कम्पीटेड फ्यूर्सली इन द मैच, जो मैच हो रहा है उसमें जो आपस में एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने कम्पीट किया। द विलन वॉज द मेन फो इन द फिल्म, जो विलन था वह मेन फो था, मतलब एंटागोनिस्ट था, विरोधी प्रतिद्वंदी था। चलिए, एंटीसिपेट देख लेते हैं, पूर्वानुमान करना। एंटीसिपेट यानी कि पहले से पता लगाने लेना, एक्सपेक्ट कर लेना कि क्या होने वाला है। टू एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट समथिंग इन एडवांस। एक्सपेक्ट क्या? उम्मीद लगाना, और प्रिडिक्ट माने पूर्वानुमान लगाना। तो प्रिडिक्ट भी एक अच्छा वर्ड है, देखो यहाँ पे है भी। एंटीसिपेट और प्रिडिक्ट आपस में सिनोनिमस हैं। अच्छा जी, एक्सपेक्ट उम्मीद लगाना, प्रिडिक्ट हमने देख लिया। अच्छा, फोरसी क्या है? फोरसी भी हो गया पहले से देख लेना, है ना, उसको पहले से दिख गया कि ये होने वाला है। अवेट, अवेट कैसे होगा? चलो एग्जाम्पल में देखेंगे अवेट का। वी एंटिसिपेट हैवी रेन टुमारो, हम कल हैवी रेन होगी ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं, ऐसा एंटिसिपेट करें मतलब पूर्वानुमान लगा रहे हैं। शी एक्सपेक्ट्स अ गुड आउटकम फ्रॉम हर एफर्ट, जो भी वो मेहनत कर रही है ना तो वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि अच्छा आउटकम आएगा। एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद लगाना, एंटिसिपेट यहाँ लिख सकते थे आप। एक्सपर्ट्स फोरसी चेंजेस इन द मार्केट, जो एक्सपर्ट हैं, जो दिग्गज लोग हैं, वो मार्केट, स्टॉक मार्केट की यहाँ बात हो रही है मान लीजिए, तो उसमें पहले से अनुमान लगा रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है कि कुछ चेंज होने वाला है ना, दे कैन फोरसी। द मेट्रोलॉजिस्ट प्रिडिक्टेड द स्टॉर्म, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं कौन होते हैं? वो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट होते हैं जो वेदर के बारे में बताएं। हाँ, वो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया? पूर्वानुमान लगाया कि तूफान आने वाला है। दे ईगरली अवेट द फेस्टिवल, अवेट को यहाँ पर आप काट दीजिए, इतना हमें पता ही नहीं करना है ना, हम एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं पता करना तो प्लीज़ आप गूगल करिए इसके बारे में, मेरे हिसाब से तो अवेट को यहाँ पे काट दीजिए। चलिए, अगला है एंटीपैथी। एंटीपैथी होती है घृणा, ठीक है जी, किसी चीज़ का विरोध, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, एवर्जन है, तो आप एंटीपैथी रखते हैं। देखिए, एवर्जन अपने आप में एक बहुत ही प्यारा शब्द है। एंटीपैथी, डिसलाइक, एवर्जन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। किसी से घृणा होना, वो एवर्जन भी है, एंटीपैथी भी है और डिसलाइक भी है। हेट्रेड एक सिंपल वर्ड है, हेट से आया है ये। हेट क्या होती है? नफरत होती है ना, तो हेट्रेड, हेट्रेड भी ऐसा ही कुछ है। एनमिटी, एनमिटी हमने थोड़ी देर पहले देखा। एनिमीज़ के अंदर क्या होती है? दो एनिमी हैं, उनके बीच में क्या होगा? एनमिटी होगी, दुश्मनी होगी, ठीक है जी। चलो एग्जाम्पल देखें। ही फेल्ट डीप एंटीपैथी टुवर्ड डिसऑनेस्टी, उनके मन में ना बेईमानी को लेके बहुत ही ज़्यादा गहरी एंटीपैथी थी, हाँ, घृणा थी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर नॉइसी प्लेसेस लाइक दिस, इन्हें बिल्कुल भी नॉइसी प्लेसेस अच्छे नहीं लगते, बहुत बेकार लगते हैं, डिसलाइक है। यहाँ पे आप एंटीपैथी लिख सकते हो आराम से। हेट्रेड बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ कॉज्ड टेंशन,
दो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में हेट्रेड जो है उससे टेंशन हो रहा है। हेट्रेड क्या है? एंटीपैथी है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। ही डेवलप्ड एन एवर्जन टू स्पाइसी फूड। देखिए उनके अंदर ना क्या चीज़ डेवलप हो गई है कि जो तीखा खाना होता है ना उससे उन्हें एवर्जन महसूस होने लगा है, अच्छी नहीं लगती वो चीज़ उन्हें, ठीक है। हिस्टोरिकल एनमिटी इन्फ्लुएंस देयर रिलेशंस। चलिए ये ईजी है, ऐतिहासिक कोई दुश्मनी चल रही है उससे रिलेशन इन्फ्लुएंस होते ही हैं, है ना। चलिए एंटीथेसिस कौन है? एंटीथेसिस है विपरीत, प्रतिकूल या विरोधाभास। द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ समथिंग, अ कॉन्ट्रास्ट। कोई है उनके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे एंटीथेसिस यानी ऑपोजिट। जैसे कि यहाँ एक लाइन है, ये देखिए, इसको आप एंटोनिम एक तरह से बोल सकते हो, जैसे पोवर्टी इज द एंटीथेसिस ऑफ वेल्थ। रिवर्स कह सकते हो, है ना। अमीर गरीब, पोवर्टी अमीरी गरीबी एक दूसरे के एंटीथेसिस हैं, है ना, ऑपोजिट हैं। द ऑपोजिट ऑफ हॉट इज कोल्ड, ये आ गया ऑपोजिट, ये भी इजी है। कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे से एकदम भिन्न, जैसे कि सफ़ेद और काला, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है जी, ब्लैक एंड वाइट। या मैं यूँ कहूँ कि येलो और पिंक, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग है। मैं कलर्स की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मली यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ भी है। द कंट्रास्ट बिटवीन द टू पेंटिंग्स वॉज स्ट्राइकिंग। खैर यहाँ पे कलर्स की बात हुई नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन हाँ, क्या आप जानते भी होंगे ना, कंट्रास्टिंग कपड़े मिलते हैं, एक दूसरे से कंट्रास्ट में होते हैं, जैसे पिंक और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में सलवार सूट होते हैं लड़कियों के, तो वो कंट्रास्टिंग होते हैं। वो जो कलर्स हैं ना वो दो अलग फैमिलीज से आए हैं, है ना। ग्रीन अलग ही है और रेड अलग ही है, रेड से पिंक आया है, ग्रीन जो है वो ग्रीन वाले स्पेक्ट्रम से आया है, तो वो एक दूसरे से कंट्रास्ट करते हैं, ऑपोजिट हैं। चलिए अगला देखिए, द रिवर्स इफेक्ट वॉज अनएक्सपेक्टेड। उम्मीद नहीं थी कि इफेक्ट जो आएगा वो रिवर्स आएगा, जो सोचा था उससे विपरीत आएगा, ठीक है जी। आप यहाँ पर एंटीथेसिस नहीं लिख सकते। एंटीथेसिस कुछ यहाँ पे जैसे है ना, यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश करना, ऑपोजिट हो गया, जी हाँ हो गया, फिर रिवर्स हो गया, हाँ जी हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, यस काइंड ऑफ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिज वर्ड वर इन कॉन्ट्रडिक्शन टू हिज एक्शंस। देखिए कोई बोलता अच्छा है लेकिन करता बुरा है, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी है, आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट है कि उनके शब्द अलग हैं और उनकी करनी अलग है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है जी। तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा? पोवर्टी इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ वेल्थ, काइंड ऑफ आएगा, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आप आइडिया ले सकते हैं ना। चलिए अगला है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी चिंता, बेचैनी या तनाव, जैसे कि बच्चों को हो जाता है पढ़ाई के समय पे, है ना, टेंशन हो जाती है। अ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टन आउटकम। देखिए आपको आउटकम की चिंता लगी हुई कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, तो वो जो नर्वसनेस है, जो फीलिंग है अनईज की, वो है एंग्जाइटी। उसको एंग्जाइटी कहते हैं। सिंपल हो गया, पहले तो वरी जो यहाँ लिखा था, नर्वसनेस, ठीक है जी, अनईज। अनईज क्या है? ईज क्या होता है? आसानी से कुछ हो जाए, है ना, आसानी, ईज, आई एम एट ईज, कि मैं अब आसानी से खड़ा हो सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। जैसे कि आपने अटेंशन, स्टैंड एट ईज, स्कूल में बोलते हैं ना अटेंशन, अटेंशन जब बोलते हैं तो आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाते हैं, हिलते नहीं हैं। फिर पीटी सर क्या बोलते हैं आपको? स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज, कि आप आराम से खड़े हो सकते हैं, आपको अटेंटिव होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ईज में चले जाते हैं। अच्छा, जब ईज में नहीं है तो कैसे हैं? तो आप अनईजी हैं, अनईज में हैं। अनईज में कब होते हैं? जब एंग्जाइटी होती है ना। चलिए अगला वर्ड है अप्रीहेंशन। देखो अप्रीहेंशन भी होता है डर, भय, भय की फीलिंग आपके अंदर है किसी चीज़ को लेकर, तो आप एप्रीहेंशन महसूस कर रहे हैं। देयर वॉज एप्रीहेंशन अबाउट अपकमिंग चेंजेस, जो भी आने वाले बदलाव थे उनको लेकर चिंता थी मन में, संशय था, तो अप्रीहेंशन वर्ड का इस्तेमाल हो गया। चलिए अगला वर्ड है एपैथी। एपैथी, आपने अभी एक वर्ड देखा एंटीपैथी, जिसका अर्थ था घृणा, घृणा, और ये है एपैथी। देखिए अभी मैं इसका रूट वर्ड बताती हूँ आपको। पैथी जो वर्ड है ना, पैथी वर्ड, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए दर्द से, ठीक है जी। अगर आप महसूस करने से, फीलिंग से, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी अभी क्योंकि वो एक अलग ही लेसन बनेगा और बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे, तो पैथी को आप फीलिंग से कनेक्ट कर लीजिए अभी के लिए। तो अगर आपके मन में एंटीपैथी है तो आप विरोधी फीलिंग रखते हैं, है ना। आपके मन में जो फीलिंग है वो दूसरी जो फीलिंग है उससे बिल्कुल विरोधी है। सामने जो भी स्थिति है आप उससे घृणा करते हैं। डिसऑनेस्टी नहीं जी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, घृणा करते हैं हम ऑनेस्ट हैं, है ना। तो ये हो गई एंटीपैथी की फीलिंग।
एपैथी क्या है? एपैथी जो है ना वो होता है कोई भी फीलिंग ना होना, बिल्कुल रुचि ही ना होना किसी बात में। जो नॉर्मैलिटी है, जो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है कि इस स्थिति में मुझे खुश होना चाहिए था। मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं खुश भी नहीं हूँ। वो हो गई एपैथी। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ एंथुसियाज़्म और कंसर्न। कोई उत्साह ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, जो करना करो। हाँ, निष्क्रियता, उदासीनता या रुचि की कमी, उसे आप एपैथी कहते हैं। तो सिंपल सिंपल सबसे अच्छा वर्ड मुझे लगता है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस, एक है डिसइंटरेस्ट, एक है अनकंसर्न और लेथार्जी। एक एक करके सारे देखते हैं। इंडिफरेंस सबसे पहले उठाते हैं। इंडिफरेंस होता है बिल्कुल रुचि ही ना होना किसी चीज़ में। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, लव करते हैं, लेकिन आप जब रिलेशन टूट गया मान लीजिए, तो आपको हेट करना चाहिए ना। टिपिकली लोग हेट ही करने लगते हैं ना, पर हेट नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? इंडिफरेंट महसूस करना चाहिए। जब आप किसी से कट ऑफ करें तो उससे नफ़रत ना करें, है ना? रिस्पेक्ट करिए, चला गया है तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन कोई महसूस भी मत कीजिए, दुःख भी महसूस मत कीजिए, आप इंडिफरेंट हो जाइए। आपके अंदर कोई रुचि ही ना हो उसको लेकर के। तो वो फीलिंग होगी एपैथी की फीलिंग। पहले आप उस व्यक्ति से एम्पैथी रखते थे या सिंपैथी रखते थे, हाँ जी, फिर एंटीपैथी रखने लगे, विपरीत हो गए, जो कि मैं कह रही हूँ नहीं होना चाहिए, है ना? कोई चला गया है तो चला गया, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्या होना चाहिए? एपैथी, कोई फीलिंग ही नहीं होनी चाहिए, जाए हमारी बला से, वो होना चाहिए, है ना? तो आप समझ गए अब तो, है ना? एपैथी, एंटीपैथी और सिंपैथी, ये सभी समझ गए। सिंपैथी, एम्पैथी होते हैं किसी के प्रति भावना होना कि हम उसके हित में सोच रहे हैं, तो वो शब्द भी यहाँ कवर हो जाते हैं। चलिए, अभी मेरे फालतू एग्जाम्पल से हम रियल क्लास में आते हैं। इंडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट ना होना। अनकंसर्न, कोई चिंता ना होना। लेथार्जी होता है सुस्त, निष्क्रियता से पड़े हुए हैं, हमें कोई काम ही नहीं करना, वो लेथार्जी है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हिज एपैथी टूवर्ड्स स्टडीज वरिड हिज पेरेंट्स। पढ़ाई में बिल्कुल रुचि ही नहीं थी, अरुचि थी उससे। चिंता में कौन है? माता पिता। इंडिफरेंस अमंग वोटर्स लेड टू लो टर्न आउट। देखिए, जो वोटर्स हैं ना, वोट डालने जाते हैं ना, वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं ना बीजेपी को, वो नोटा पे दबा कर आ गए हैं। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव, किसी को वोट देकर नहीं आए हैं, तो उनके मन में इंडिफरेंस है, आपके प्रति कोई प्यार नहीं है, नफरत भी नहीं है लेकिन प्यार भी नहीं है, आपको वोट नहीं देंगे। ठीक है जी। शी शोड डिसइंटरेस्ट इन टीम्स एक्टिविटी, टीम जो भी काम कर रही थी उन्हें कोई रुचि नहीं थी। द पब्लिक डिस्प्लेड अनकंसर्न अबाउट द इशू, जो भी इशू चल रहा था लोगों को उसमें कोई कंसर्न नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, जो करना है करिए। लेथार्जी क्या है? लेथार्जी कैन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एट वर्क। काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिव होंगे क्या? कोई काम ही निकल कर नहीं आएगा ना, कुछ ख़त्म ही नहीं होगा। तो लेथार्जी है निष्क्रियता, और उससे प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। चलिए, काफ़ी लंबा हो गया एपैथेटिक, पर कोई बात नहीं, हम ये भी अगला वर्ड भी कनेक्टेड ही है, ये देखते हैं। एपैथेटिक होता है उदासीन होना, बेरुचि दिखाने वाला और निष्क्रिय। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न, आपके मन में कोई चिंता ही नहीं है, किसी चीज़ को लेकर कोई साहस ही नहीं है, वो है एपैथेटिक होना। तो अनइंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिटैच, डिटैच क्या हो गया? कट गए हैं आप, किसी से कट ऑफ हो गए हैं। इनडिफरेंट देख लिया हमने। और पैसिव क्या हो गया? कुछ कुछ लेथार्जी से, मान लीजिए पैसिव होता है आराम से पड़े हुए हैं, एक्टिव नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज एपैथेटिक टूवर्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कोई रुचि ही नहीं थी उन्हें, वो क्या है? एपैथेटिक हैं। द अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट इग्नोर्ड द लेक्चर, जो लेक्चर है उसमें उस बिल्कुल अनइंटरेस्टेड जो स्टूडेंट है वो इग्नोर कर रहे हैं उस लेक्चर को। जैसे हो सकता है अभी आपको लेक्चर में मज़ा ना आ रहा हो, आज के लेक्चर में, तो आप अनइंटरेस्टेड कहलाएंगे, है ना? आई होप आप इंटरेस्टेड हो, अनइंटरेस्टेड ना हो, आई होप सो। चलिए अगला देखते हैं। शी रिमेन्ड डिटैच्ड फ्रॉम ऑफिस गॉसिप। ऑफिस गॉसिप में बहुत से लोगों की रुचि होती है, लेकिन बहुत सी नहीं भी होती है, वो डिटैच रहते हैं वो लोग उससे, है ना? चुगलियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती उनकी। इनडिफरेंट एटीट्यूड्स हिंडर टीम प्रोग्रेस, पूरी की पूरी टीम जो है ना, सब लोग साथ चलते हैं ना तभी काम करती है, लेकिन अगर किसी का एटीट्यूड कुछ है, किसी का कुछ है, तो क्या होगा? प्रोग्रेस होगी? जी नहीं, नहीं होगी, एकता ज़रूरी है। पैसिव बिहेवियर कैन अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, पिछले वाले जैसा ही है ना? चलो, एपेक्स क्या है? एपेक्स होता है शीर्ष चरम, सबसे टॉप वाला पॉइंट एपेक्स है ना जी। इसको आप पीक भी बोलते हैं, समिट भी बोलते हैं,
पिनैकल भी बोलते हैं और टॉप तो ईजी है ही, ठीक है जी। पिनैकल का कोई बुक्स वगैरह भी आती है ना पिनैकल कंपनी की, पिनैकल कोई कोचिंग सेंटर है एसएससी के लिए, तो शायद वो उन्होंने यही सोच के रखा होगा कि आपको वो पिनैकल तक ले जाएंगे, है ना, पीक तक ले जाएंगे, सबसे ऊंचाई पर। तो एपेक्स, पीक, समिट, पिनैकल, टॉप। एवरेस्ट इज द एपेक ऑफ वर्ल्ड्स माउंटेन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एपेक्स माउंटेन कौन है? एवरेस्ट है। दे रीच द पीक आफ्टर लॉन्ग क्लाइम। बहुत देर तक चढ़ते 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 वो पीक पर पहुंचे। द समिट मीटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही अलग आ गया जी। इसका क्या मतलब है? देखिए, समिट का लिटरल मतलब यानी शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है पहाड़ की चोटी। समिट माने पहाड़ की चोटी, सबसे ऊपर, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, समिट मीटिंग क्या हुआ फिर? देखिए, अलग अलग जो मीटिंग्स होती है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे कि ब्रिक्स है, जैसे कि G20 है, उनकी जो मीटिंग होती है ना उनको भी समिट कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? वो एक तरह से कोई एक पर्पस के लिए आते हैं और उसे पूरा करने के लिए आते हैं, उसे चोटी तक पहुंचाने के लिए आते हैं। सब लोग मिले हैं ताकि अपने पर्पस को समिट तक ले जाएं, तो उसका नाम उस वजह से समिट रख दिया गया है। तो समिट मीटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। समिट की जो मीटिंग थी वह बहुत इंपॉर्टेंट थी। हिज करियर रीच्ड इट्स पिनाकल लास्ट ईयर। जो उनका करियर है वो पिछले ही साल अपनी चोटी पर पहुंच गया, पिनाकल, सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया है। द टॉप ऑफ द टावर ऑफर्ड अ पेनोरामिक व्यू। जो टावर का सबसे ऊंचा पॉइंट है ना, वहाँ से एक व्यू जो है ना वो पेनोरामिक आता है। पेनोरामिक क्या होता है? आप लेफ्ट से राइट देखेंगे ना, आपको बहुत बड़ा व्यू दिखेगा, वो पेनोरामिक कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्या है? एपोस्टेसी। अपोस्टेसी क्या होता है? धर्म त्याग, विश्वास त्याग, अपोस्टेसी। द अबंडनमेंट और रिनाउंसिएशन ऑफ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। अगर आप किसी धर्म में विश्वास रखते थे और आज से आपने छोड़ दिया है, तो वो जो क्रिया है आपकी वो है अपोस्टेसी। तो देखिए, बड़े अच्छे अच्छे इसके सिनोनिम्स हैं। एक है डिफेक्शन। डिफेक्शन भी होता है अपनी पार्टी को छोड़ देना, अपनी पार्टी को छोड़ देना। एक स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो एंटी डिफेक्शन लॉ बताता है, कहता है कि नहीं, आप पार्टी नहीं छोड़ सकते, अपनी पार्टी नहीं छोड़ सकते। बहुत से नेता ऐसे होते हैं चुनने के बाद में अपनी पार्टी को डिफेक्ट कर जाते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि बीजेपी जीत जाती है या कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जीत जाती है, क्योंकि वो दूसरे वाले जीते हुए कैंडिडेट को अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। बीजेपी ऐसा करती है। तो डिफेक्शन क्या हुआ कि आपने त्याग कर दिया है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का, ठीक है जी। अबंडनमेंट, अबंडन होता है, पढ़ा है हमने कई बार। अबंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ दिया गया है, त्याग कर दिया गया है किसी चीज़ का। अच्छा, अबंडनमेंट क्या हुआ? अबंडनमेंट हुआ त्याग करना, ठीक है। रिनंसिएशन भी कुछ बिल्कुल सेम ही है। डेजर्शन क्या है? अबंडन और डेजर्ट ये आपस में सिनोनिमस था, है ना, आपने देखा है। डेजर्शन क्या हुआ? डेजर्शन भी वही हुआ, किसी चीज़ को छोड़ दिया है, आपने उसका त्याग कर दिया है। तो अपोस्टेसी के लिए आप ये शब्द कहीं कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज अपोस्टेसी शॉक्ड द रिलीजियस कम्युनिटी। देखिए, आप धर्म गुरु हैं मान लीजिए और अचानक से बोलते हैं कि नहीं, अब मैं हिंदू नहीं हूँ, ठीक है। तो आपकी जो अपोस्टेसी, ये जो हरकत है, उससे कम्युनिटी शॉक हो जाएगी, है ना, उनको धक्का लगेगा। डिफेक्शन फ्रॉम द पार्टी एंगर्ड द लीडर्स। जो लीडर्स थे उन्हें क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो पार्टी से निकल गया। डिफेक्शन। अच्छा, अबंडनमेंट ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन कॉज डिबेट। पुराने ट्रेडिशंस को छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? बहसबाजी बढ़ेगी, है ना। रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन्स वॉज एडमायर्ड। देखिए, सब लोग अभी क्या करने में लगे हैं, मैं, आप, सभी लोग, हम चाहते हैं हमारी तरक्की हो, है जी। हम लोग कुछ ना कुछ तो बनना चाह रहे हैं। आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप कुछ जॉब हासिल करना चाहते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो मैं टीचर बनना चाहती हूँ, एक एस्टैब्लिश टीचर बनना चाहती हूँ यूट्यूब पे। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ गेन के लिए काम कर रहा है, पर्सनल गेन के लिए काम कर रहा है, इसको एडमिट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति रिनंसिएशन कर देता है इस चीज़ का, मतलब त्याग कर देता है और सिर्फ समाज सेवी बन जाता है, तो उसे एडमायर किया जाएगा ना, कि वो अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ये एडमिरेबल बात होगी, इसकी तारीफ होगी। चलिए, अगला है डिजर्शन ऑफ ड्यूटी इज़ अ सीरियस ऑफेंस। ड्यूटीज़ को छोड़ देना एक सीरियस ऑफेंस है। आप अपनी ड्यूटीज़ को नहीं छोड़ सकते, ठीक है जी, वरना आप अपराधी होंगे। चलिए, आज की क्लास का आखिरी वर्ड है एपोस्टेट। एपोस्टेट क्या होता है भाई? अ पर्सन हु रिनाउंसेस रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। धर्म त्यागी वह व्यक्ति एपोस्टेट है।
हमने देखा था एपोस्टेसी मतलब त्याग कर देना, और अगर कोई व्यक्ति त्याग करता है तो वो कहलाता है एपोस्टेट। ठीक है जी। ऐसे व्यक्ति को आप रेनिगेट कहते हैं। रेनिगेट आपको बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। डिफेक्टर कहते हैं, हमने देखा यहाँ पे डिफेक्शन, डिफेक्शन माने पार्टी को छोड़ दिया। हाँ, अगर कोई छोड़ता है तो वह व्यक्ति है डिफेक्टर। एक व्यक्ति है हेरेटिक, हेरेटिक जो विरोध कर गया है, और रेबेल भी सेम है, जो विरोध कर रहा है। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही वॉज लेबल्ड एन एपोस्टेट फॉर लीविंग द फेथ। देखिए, आपने किसी फेथ को, धर्म को त्याग दिया है, तो अब आपके ऊपर ठप्पा लग गया एपोस्टेट का। इससे क्या पता चलता है? इस सेंटेंस से पता चलता है कि एपोस्टेट थोड़ा सा नेगेटिव है, कोई खास अच्छा आपको नहीं मिल रही उपाधि। अगर आप एपोस्टेट हैं तो लोगों की नज़रों में आपने कुछ बुरा किया है। द रेनिगेट सोल्जर जॉइंट द ऑपोजिट आर्मी। कोई एक सोल्जर हैं जो रेनिगेट हैं, जिन्होंने अपनी प्रेजेंट आर्मी को छोड़ा है और किसी और को ज्वाइन कर लिया है। भारत में तो ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, द डिफेक्टर रिवील्ड गवर्नमेंट सीक्रेट्स। एक पार्टी को छोड़ के गए, दूसरी ज्वाइन कर ली और अपने सीक्रेट भी दे दिए। कितने ये विभीषण होंगे, है ना, विभीषण होंगे ये तो डिफेक्टर। द हेरेटिक चैलेंज द एस्टैब्लिश डॉक्ट्रीन। डॉक्ट्रीन क्या होते हैं? सिद्धांत। एस्टैब्लिश डॉक्ट्रीन क्या होते हैं? जो पुराने चले आ रहे हैं ऐसे सिद्धांत। तो हेरेटिक व्यक्ति वो होगा कि कोई पुराने सिद्धांतों को ठुकराता है, उन पर उंगली उठाता है, वो हेरेटिक होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। बुरे सिद्धांतों पर उंगली उठाने वाला तो अच्छा इंसान होगा ना। जैसे हमारे देश ने बहुत बार ऐसा देखा है ना। सती प्रथा को बंद कराया गया, विमेन एजुकेशन को शुरू किया गया। ये सभी लोग हेरेटिक रहे होंगे जिन्होंने समाज को सुधारा है। उस टाइम पर बहुत से लोगों ने उन्हें लेबल किया होगा हेरेटिक नाम से, हैं जी। चलिए अगला है द रेबेल अपोज्ड द ट्रेडिशनल रूल्स। जो रेबेल हैं, विद्रोही व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्रेडिशनल रूल्स को, जो पहले चले आ रहे नियम हैं, उन्हें अपोज किया। चलिए देखिए, आज की क्लास हो गई है ओवर। इसमें लगभग 28 वर्ड्स और बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, ए वर्ड तो खत्म हो ही जाएगा और बी भी शुरू कर देंगे। नाउ इज़ द टाइम फॉर क्विज। तो मैं वर्षाकारी आज आपसे अलविदा लेती हूँ। आई होप मेरी सारी क्लासेस अभी आप देख रहे हैं। देखिए, अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ में क्लासेस शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया कीजिए। मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है। जो भी यहाँ मैं क्विज़ पूछती हूँ उसका आंसर प्लीज़ ज़रूर दिया कीजिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।